बच्चों मैं आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। आपको पता हमने 12th चैप्टर शुरू कर दिया और 12th चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो आज मेरे पास फिर से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर करते हैं, फिर 2 to 3 मार्क्स करते हैं, फिर बड़े क्वेश्चंस भी देखते हैं। सो कल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो था, उसमें एक था जी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता था प्लांट के नंबर में इन्हेंसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है बेटा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप। ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जब हम लोगों ने नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया मॉडिफाइड क्रॉप्स का, तो उसको हमने सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन बोलना है। आज का मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है, What are the advantages of genetically modified crop? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो बेटा ये नाइट्रोजन बहुत अच्छे से फिक्स करके देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। या तो बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग होते हैं या इनकी एसोसिएशन होती है, और मैंने आपको सिखाया है एसोसिएशन में अजोटोबैक्टर हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। और एसोसिएशन में आपको बताया था मैंने माइकोराइजा फंगस की एसोसिएशन है ना, तो नाइट्रोजन फिक्स अपने आप ही कर देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से भी बचाती है, यानी जब हमारी फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद अगर थोड़े समय के लिए फसल पड़ी भी रहे तो उसको कुछ नहीं होगा अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अगर तो बेटा वो नॉर्मल क्रॉप है तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नंबर 3 है बेटा पैकेट एंड कीप इट बैक, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हमारे पास जो डिजीज़ की है वो रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी प्लांट के अंदर डिजीज़ेज लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बीटी कॉटन के अंदर बताया था बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं, और उसका जो क्राई प्रोटीन वाला जीन है वो किसी भी इंसेक्ट को, कॉटन प्लांट को अफेक्ट नहीं करने देता। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो जी वो ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होने के कारण आपको, हम सबको बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे हमें बीमारियां होने के चांसेस कम है। अब जैसे कितनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जिनमें से हमें विटामिन बी मिल जाती है, जिसमें विटामिन बी मिल जाती है। कई ऐसी हैं जो हमें विटामिन ए दे देती हैं, जिससे हमारे आंखें ख़राब नहीं होती। जैसे कई ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जिनमें अपने आप ही विटामिन ए बन जाती है, सिंथेसाइज होती है, क्योंकि हमने उसके अंदर जीन डाला हुआ है। तो ये फ़ायदा है, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छी हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को इजीली मिल जाती है। दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से हम बच जाते हैं। तीसरा डिजीज़ कम लगती है, ऐसे प्लांट्स को डिजीज़ बहुत कम होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट बनते हैं। और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रूवमेंट देखी गई है। फिर आगे बेटा क्वेश्चन है एलाइजा, व्हाट इज़ एलाइजा, ऑन व्हाट प्रिंसिपल एलाइजा टेस्ट बेस्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एड्स के बारे में आप कितने साल छोटी क्लासेस से सीखते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स में हमारी इम्यूनिटी ही बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जैसे सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी में होती है। सो एड्स और सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है। जो एड्स होती है बेटा वो आफ्टर बर्थ हम इस बीमारी से इनकाउंटर करते हैं, जबकि सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है बाय बर्थ डिसऑर्डर है, जो एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो मैंने आपको कल भी समझाया था, परसों भी बताया था। सो सबसे पहले एलाइजा टेस्ट पता चल गया क्या है। एलाइजा टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम एड्स का पॉजिटिविटी टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को एड्स है कि नहीं। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, एबिलिटी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीबॉडीज टू कपल विद एंजाइम टू प्रोड्यूस एंजाइमेटिकली एक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन कॉन्जुगेट।
सो बेटा सिंपल सी बात है, जो पेशेंट अगर जिस पेशेंट के अंदर एड्स है उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, और अगर उनकी मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा तो वो इस एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाएंगी, कपल कर जाएंगी। सो एंजाइमेटिकली एक्टिव इम्यूनोलॉजिकल कॉन्जुगेट बनाएंगी। अगर तो ये कॉन्जुगेट बन रहा है तो पेशेंट को एड्स है, अगर नहीं बन रहा तो नहीं है। तो मतलब सिंपल, एड्स में जो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं यानी जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है वो लाइट वेट हो जाती हैं। फिर बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी आपको मैंने पीछे बताया था बेटा, अगर कोई पेटेंट ले लेता है उस जो जिस प्लांट का या जिस प्रोडक्ट का उसने पेटेंट लिया है, अगर उस पेटेंट के अगेंस्ट लोग काम करने लग जाए, जैसे मैगी है रजिस्टर्ड है, अगर उसको कोई अपने घर में छोटी सी फैक्ट्री लगा के बनाना शुरू कर दे तो उसको बायोपायरेसी में डाला जाएगा। तो बायोपायरेसी क्या होता है? यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, क्योंकि ऑथराइजेशन किसी और कंपनी के पास होती है और उसके चोरी करके जब दूसरी कंपनीज उसको ऑथराइजेशन ना मिलने पे भी बनाना शुरू कर दे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो बायोपायरेसी में रखा जाता है। कंट्रीज़ में होता है, ये बहुत देखने को मिलता है। और कई लोग होते हैं जो फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, तो ये पेमेंट दिए बिना यानी जो पेटेंट की पेमेंट दिए बिना ही इसका फ़ायदा उठाते रहते हैं, उसको बायोपायरेसी बोलते हैं। अब जैसे इंसुलिन है, सपोज इंसुलिन की किसी ने अपनी पेटेंट करवाया हुआ एक पर्टिकुलर इंसुलिन का, और अगर कोई उसी की तरह की इंसुलिन सिंथेटिकली बनानी शुरू कर दे, किसी और जरिए से बनाना शुरू कर दे जो डेंजरस है, तो वो बायोपायरेसी ही होगा, क्योंकि उसने पेटेंट वाले से परमिशन ले ली और पेटेंट वाले को पे भी करना पड़ता है अगर हम उसका पेटेंट वाला प्लांट यूज़ करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। हाउ डू बायो फर्टिलाइजर हेल्प प्लांट इन पिकिंग अप फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल? सो देखो जी, जो इनसॉल्युबल फॉर्म होती है ऑफ सॉइल फॉस्फोरस की, वो कन्वर्ट हो जाती है सॉल्युबल फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सो सिंपल वो प्लांट्स को अवेलेबल होने लग जाती है। तो बायो फर्टिलाइज़र है क्या? जहाँ पे बायो वर्ड लग गया वहाँ पे बेटा ऑर्गेनिज्म आ गए, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगा हो, चाहे वायरस हो, चाहे लोअर ऑर्गेनिजम्स हो। वाई इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है बेटा, ये फ्यूजन को प्रमोट करता है और प्रोटोप्लाज्म ऑफ सिलेक्टेबल प्लांट में यानी क्या करता है? इट प्रमोट्स फ्यूजन ऑफ वॉल लेस प्रोटोप्लास्ट ऑफ सिलेक्टेड प्लांट। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मेरिस्टेम कल्चर? मेरिस्टेम कल्चर का एडवांटेज क्या है? अगर हम किसी भी प्लांट के मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर से सेल लेके नया प्लांट बनाएं, क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि मेरिस्टेम होता क्या। मेरिस्टेम वो सेल्स होते हैं, वो टिश्यू होता है किसी प्लांट का जिसके पास रीजनरेट करने की और रिप्रोड्यूस करने की पावर थ्रू आउट लाइफ रहती है। अब मेरिस्टेम जो होते हैं वो आपको मेरिस्टेमेटिक जोन में मिलेंगे, या तो नोड्स के बीच में मिलेंगे, या आपको इंटरकैलरी मिलेंगे, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम मिलेगा, और एक मेरिस्टेम मिलेगा आपको एपिकल मेरिस्टेम। या तो ये शूट की एपेक्स पे होगा या पे रूट की एपेक्स के ऊपर होगा। सो बेटा रूट और शूट की एपेक्स पे आपको ये मिलने वाला मेरिस्टेम, इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करके इसका एक छोटा सा पीस निकाल के उससे जब हम प्लांट बनाएंगे तो हमें वायरस फ्री प्लांट मिलेगा। तो देखिए क्या क्या होता है। एक तो वायरस फ्री प्लांट मिलता है मेरिस्टेम कल्चर से, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म को भी हम कंजर्व कर सकते हैं। फिर जी एडवांटेजेस बताइए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के। एक तो जीन ट्रांसफर में मदद करती है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी आपको बता देता हूँ बेटा, दो तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं, एक होते हैं सेक्स सेल्स और एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम जिनको बोलते हैं। तो सपोज हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, बाकी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और ऑटोसोम्स को ही सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं बेटा, उनके बीच में क्रॉस करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है? तो जीन ट्रांसफ़र में मदद मिलती है, साइटोप्लाज्म को ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
और यूजफुल एलोपोलिप्लॉइड्स भी हम बना सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रिटिव कल्चर मीडियम में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी? इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलेगा, कुछ कई तरह की विटामिन मिलेंगी, सुक्रोज मिलेगा जिसको हम शुगर बोलते हैं, और ग्रोथ रेगुलेटर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मिलकर कल्चर मीडियम बनाते हैं जिसके अंदर हम किसी भी तरह सेल को और किसी भी टिश्यू को ग्रो कर सकते हैं। फिर है जी नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोप्रोपोरेशन, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ फ्यू माइक्रोसेकंड टू चेंज द porosity of protoplast to take up DNA is called electroporation. इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है बेटा? जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं, यानी करंट सप्लाई करते हैं। तो जब उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में करंट सप्लाई होता है, वहाँ पे ढेर सारे पोर्स बन जाते हैं, और उन पोर्स के अंदर से हम अंदर का डीएनए बाहर निकाल लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोपोरेशन वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टीआईपी क्या? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसको टीआईपी बोलते हैं। तो सब्सटेंस एक एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेशियंस बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है जो ट्यूमर फॉर्मेशन इंक्रीज करता है। टीआईपी की फुल फॉर्म सिंपल याद कर लो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल। फिर बेटा अगला क्वेश्चन आ गया, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स क्या होते हैं? एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स कुछ प्लांट्स हैं जो कल्चर मीडियम से प्रोड्यूस होते हैं, कल्चरिंग पोलन ग्रेन्स के कल्चर से प्रोड्यूस होते हैं। आपके पास कुछ पोलन ग्रेन है, उनको कल्चर मीडियम में रखो, वो ग्रो करेंगे, और ग्रो करके जब वो नए प्लांट बना दें, एसेक्सुअल प्लांट बना दें, हैप्लॉइड, तो वो कहलाते हैं एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। फिर सरफेस स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्सप्लांट्स विद स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल केमिकल इज कॉल्ड सरफेस स्टेरिलाइजेशन। जब हम किसी भी एक्सप्लांट को एंटी माइक्रोबियल केमिकल से ट्रीट करते हैं ताकि उसके अंदर से माइक्रोब्स खत्म हो जाए, उसको सरफेस स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। बायोवार क्या होती है? तो आपको पता ही है बेटा, कितनी बड़ी बायोवार है। एक तरह की जो कोरोना हमारे पूरे इंडिया में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, एक तरह की पैंडेमिक ने हम सबके कामों को बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख दिया। कितने इनोसेंट डॉक्टर्स मर गए हैं, नर्सेज मर गए, कितने लोगों की जान चली गई है ना? तो ये एक तरह का बायोवार ही है। सो बायोवार होता है जब कोई कंट्री और कंट्रीज़ के अगेंस्ट या कोई वायरस बना दे, कोई बैक्टीरिया बना दे, तो ढेर सारी मौतें कॉज करे। तो पाँचवीं सेंचुरी से ही शुरू हो गया था बायो वेपन्स का। अच्छा, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ करते हैं हम ह्यूमंस के अगेंस्ट, उनकी क्रॉप्स के अगेंस्ट और एनिमल के अगेंस्ट। अब बायो वेपन एक डिवाइस होती है जो पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट और टॉक्सिन्स को टारगेट के ऊपर डिलीवर करती है। एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, इसको जी पोस्ट के साथ भेजा गया था, और ये एंथ्रेसिस इसने कॉज किया था। पूरे के पूरे एक फॉरेन कंट्री इससे पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। तो कैसे भेजा था उसको बेटा? एक पोस्ट के थ्रू, पोस्ट कार्ड में डाल के इसको एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को भेजा गया था। एप्लीकेशंस के एम्ब्रियो कल्चर की नंबर 1, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनी प्लांट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक। और वायरस फ्री और नॉन पैथोजेनिक एम्ब्रॉइड्स भी बनते हैं न्यूक्लियस से। अच्छा, GEAC क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का को बोलते हैं जी, GEAC। ये पहली कमेटी है जो सेटअप की गई थी ताकि हम वैलिड डिसीजन ले सकें जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च वर्क के लिए और सेफ्टी के लिए फॉर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो GEAC का भी बहुत होना ज़रूरी है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कमेटी है ये ऑल ओवर वर्ल्ड ध्यान रखती है, क्योंकि गलत चीज़ तो नहीं बन रही, कुछ लोग गलत वेपन्स तो बायो वेपन्स तो नहीं बना रहे, बायो वॉर तो नहीं शुरू होने वाली, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन ये कमेटी रखती है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। बच्चों अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।